अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं नए साल की। और इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप जब तक देखेंगे हम लोग नए साल में दाखिल हो चुके हैं। तो 2024 के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आप सब के लिए भी कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुरम रखे, सलामत रखे, आपके अहल खाना को भी। और आपके लिए ये साल खुशियों भरा हो, अमन भरा हो। और बिल्कुल कोई आप लोगों को तकलीफ़ छू कर ना गुजरे। अल्लाह ताला तमाम किस्म की आफात से आपको महफूज रखे। पाकिस्तान के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के लिए ये साल कदरे बेहतर हो, 2023 जैसा बिल्कुल ना हो। मायूसी ख़त्म हो सके। अल्लाह करे कि फ़ैसला साज़ों को अल्लाह ताला इतनी जुर्रत भी दे, इतनी इस्तकामत भी दे और इतनी अक़ल भी दे कि वो शऊर के मुताबिक और जो उनका आईनी और क़ानूनी एक फ़रीज़ा बनता है उसके मुताबिक फ़ैसले करें और अवाम की बात सुने, जमहूर की बात सुने, उनकी आवाज़ सुने और मुल्क को इस दलदल से निकालें जिस दलदल में हमने फंसा दिया है मुल्कों को, सियासी बहरान से। और फिर जिस तरह माशी बहरान है उसमें और आइनी बहरान है उसमें, तो जो एक ओवरऑल एक बहरानी कैफियत है, मायूसी की कैफियत है, अल्लाह करे कि उसका ख़ात्मा हो। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा सबब पैदा करे और ऐसी सूरत हाल बने। तो इस दुआ के साथ जी आप सबको वेलकम करते हैं 2024 में। और आप शायद बैकग्राउंड में सुन भी पा रहे हो कि अभी कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। वैसे तो मैंने अक्सर देखा है कि अब काफ़ी लोग मायूस होकर बहुत सारे इवेंट्स जो पहले सेलिब्रेट होते थे उस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर रहे। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से पाबंदी भी थी कि जी आप कोई सेलिब्रेशन उस तरह कर नहीं सकते। तो इस वजह से भी कुछ महदूद पैमाने पर ही शायद किसी ने कोई सेलिब्रेशन की हो, क्योंकि ऑफिशियली इस पर पाबंदी थी। वजह तो यही बताई जा रही है कि जी जो गज़ा की सूरत हाल है उसकी वजह से और वाक़तन गज़ा की सूरत हाल की वजह से मुस्लिम उम्मा यकीनी तौर पर, दिली तौर पर दुखी है। लेकिन कुछ अंदर के खाने में ये भी वजह बताई जा रही है कि ये भी शक था और इस बात का ख़दशा था कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीवाने इसी बहाने सड़कों पर ना निकल आएँ और वहाँ पर इमरान खान के नारे ना लग जाएँ, पीटीआई के नारे ना लग जाएँ। तो इस खौफ से भी किसी किस्म की भी सेलिब्रेशन को इस वक्त अलाउ नहीं किया जा रहा है वतन अजीज़ में। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है, कब तक आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। अब तो हाल ये हो गया है कि आप कन्वेंशन करते हैं तो वहाँ पर इमरान खान के नारे लग जाते हैं, शादी का फंक्शन होता है तो वहाँ पर इमरान खान के नारे लग जाते हैं, और कहीं लोग बीच पे खड़े हैं तो वहाँ पे नारे लग जाते हैं, सैरो तफरी पे गए हैं तो वहाँ पे नारे लग जाते हैं। तो अगर एक जज्बा मौजूद है तो फिर वो आपको आपकी पाबंदियों से नहीं रुकेगा, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना लेगा, निकल आएगा बाहर। तो बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल है जनाब। नए साल के हवाले से अब आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। नए साल की ख़बरें अभी भी कुछ ख़ास नहीं है अच्छी। एक तो ख़बर आई मौलाना फ़ज़लुर रहमान से मुतालिक कि उनके ऊपर कोई कातिलाना हमला हुआ है और उसके बाद फिर बड़ी एक तशवीश की लहर दौड़ गई थी। और ये भी ख़बर आ रही थी कि वो तो अल्लाह का शुक्र है महफूज हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली सब ये बात करने लगे कि अगर इस किस्म के वाक़यात हुए तो अल्लाह ना करे कि कहीं फिर से वही सिचुएशन बनेगी, फिर क्या इलेक्शन डिले की तरफ जाएंगे, क्या कोई ऐसा मसला तो नहीं। तो आपको पता है जब पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होती है तो कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी उसी तरह से डेवलप होना शुरू होती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि असल में हुआ क्या था। फिर एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ा दिलचस्प मशवरा दिया है तमाम सियासी जमातों को, वो मशवरा क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा थे, वो भी कुछ पार्टी से कटे कटे से हैं, तो क्या वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या वो फिर अगैन एक ऐसी ही शख्सियत बनने जा रहे हैं जैसी मिफ्ता या शाहिद खाकान अब्बासी हैं कि पार्टी में हैं भी और नहीं भी, ना इधर हैं ना उधर हैं। भाई अगर आप कोई उसूल के ऊपर खड़े होना चाहते हैं तो फिर क्लियरली खड़े हो ना, फिर डट कर साथ तो दें। और अगर आप नहीं खड़े होना चाहते तो फिर उनके साथ जाके खड़े हो जाएं। ये दो कश्तियों के जो सवार होते हैं ये हमेशा डगमगाते ही रहते हैं। तो इसी तरह डगमगाती हुई कश्ती का एक और मुसाफिर मोहम्मद ज़ुबैर भी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं वजह क्या है। उनका एक इंटरव्यू भी सामने आ चुका है, उसकी भी डिटेल बात करते हैं। फिर कुछ इलेक्शंस के अपडेट्स हैं और साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टोरी चल रही है कि जी इमरान खान साहब की जायदादों में कोई बेपनाह इजाफा हो चुका है, बल्कि असासे जो उनके हैं, वैल्यू जो है उसमें, असासों की वैल्यू में बड़ा इजाफा हो गया है। तो ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया है, और 27 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा बताया जा रहा है। तो इमरान खान साहब एकदम इतने अमीर कैसे हो गए, इसके ऊपर भी आपको बताते हैं सारी सूरत हाल कि वो तो जेल में बैठे हैं तो अमीर कैसे हुए चले जा रहे हैं। तो ये भी कहानी आपके सामने रखते हैं। बहुत कुछ आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।
अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो खबर आई थी उस पर डिटेल्स शेयर कर दें। खबर तो पहले यही खौफनाक किस्म की आई थी कि उनका काफ़िला जा रहा था और वहाँ पर अचानक से उन पे कातलाना हमला हुआ, फायरिंग की आवाज़ें आईं और फिर उसके बाद खबर ये मिली कि मौलाना साहब महफूज रहे हैं। अलबत्ता कुछ गाड़ियों को शायद थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है और अदरवाइज़ फिर जो है मामलात अब कंट्रोल में है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई वगैरह। लेकिन फिर फर्दर थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये चीज़ क्लियर हुई कि बेसिकली मौलाना फजल रहमान उस काफ़िले में थे ही नहीं, उनकी गाड़ी इस काफ़िले का हिस्सा नहीं थी जिसमें वो खुद सवार हों, वो घर पर मौजूद थे। हुआ कुछ यूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो काफ़िले की गाड़ियाँ हुआ करती हैं नॉर्मल रूटीन की, तो वो गाड़ियाँ पेट्रोल भरवाने के लिए गई थी और वो रास्ते में एक चेक पोस्ट भी होती है, वहाँ से जब चेक पोस्ट से वो गुजरी हैं तो उसके बाद अचानक से उस चेक पोस्ट पर बेसिकली दहशतगर्दों की तरफ से कोई हमला हुआ है। तो निशाना जो था बज़ाहिर वो ये मौलाना साहब के काफ़िले की गाड़ियाँ नहीं थी बल्कि वो चेक पोस्ट थी और फिर उसके ऊपर जो हमला हुआ तो उसके बाद ये एकदम सरासीमगी फैल गई कि शायद ये मौलाना के काफ़िले पर हमला हुआ है। तो ये चूँकि उनके स्क्वाड की गाड़ियाँ थी तो इसलिए वो फिर इस तरह का मामला हुआ, लेकिन असल में वो हमला जो था वो चेक पोस्ट पर हुआ था। लेकिन बहरहाल हमला चेक पोस्ट पर हो, फ़ौजी जवानों की ऊपर कोई नुकसान हो या फिर किसी भी स्क्वाड के ऊपर, तो ज़ाहिर है वो इक्वली एक परेशान कुन सूरत हाल है। तो अल्लाह ताला दहशतगर्दी के इन वाक़यात से पाकिस्तान को बचाए। लेकिन इससे पहले ये खबर चूँकि आ चुकी थी कि मौलाना को थ्रेट्स हैं, तो इसलिए सब इस बात के ऊपर फ़ौरी तौर पर कंसर्न भी शो करने लगे और उनका ख़्याल ये था कि फिर हो सकता है कि मौलाना को ही टारगेट किया गया हो, क्योंकि पिछले दिनों ख़ुद मौलाना ने भी इस बात का इजहार किया और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बताया गया, वज़ारत दाखिला की तरफ से इनफैक्ट ये बताया गया कि मौलाना को जान के ख़तरे मौजूद हैं और उनको चाहिए कि वो अपनी नकलो हरकत भी महदूद रखें। लेकिन मौलाना साहब ने इस पर यह भी कहा कि इलेक्शन के दिन है और हम अगर इस तरह कैंपेन भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे इलेक्शन का। और उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान किसी को कुछ हुआ तो इसका सारा जो जिम्मेदारी है, इसका बोझ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर होगा। तो बड़ा साफ साफ उन्होंने कहा। तो बेसिकली ये एक ओपन सी बात है कि मौलाना वैसे भी इलेक्शन होने से कोई खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो। इससे पहले भी वो बात कर चुके हैं कि 8 फरवरी की तारीख जो है मुनासिब नहीं है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी होती है, इतनी सख्त सर्दी में लोगों का आके वोट कास्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मौलाना ऑलरेडी भी इस पर खुश नहीं थे और फिर अब ये सिक्योरिटी थ्रेट्स का भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी वजह से उनकी परेशानी में और भी इजाफा हुआ है और फिर एक पॉलिटिकल परेशानी तो उनकी अपनी जगह मौजूद ही है, क्योंकि शदीद किस्म के ख़तरात हैं कि वो इस दफ़ा क्या परफॉर्म करेंगे इलेक्शन में। जो सर्वेज बताते हैं उसके मुताबिक तो उनकी कोई हालत अच्छी नहीं है पार्टी की, लेकिन अब अगर कोई मैनेजमेंट हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो ये थी जी मौलाना फजल रहमान साहब की स्टोरी। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन के हवाले से क्या मज़ीद अपडेट्स हैं। एक तो जी इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी तादाद में जो आरओज़ ने किए हैं लोगों के कागजात मुस्तरद, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने डिटेल्स मांगी हैं आरओ से और स्पेसिफिकली नाम लेकर पूछा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के किन के कागजात मंजूर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स फ्राहम की जाएँ। तो इसके ऊपर एक तो उन्होंने नोटिस लिया है कि इतनी बड़ी तादाद नहीं हुए हैं और दूसरा जो अफसोस की बात यह है कि आरओज़ के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे आज सारा दिन पीटीआई के मुख्तलिफ उम्मीदवार, लेकिन उनको फैसले जारी नहीं किए गए। इस सिलसिले में अगर वो फैसले जारी होते तो वो आगे अपनी जो दरख्वास्तें थी वो तैयार करते और ट्रिब्यूनल्स के लिए, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये रही कि जानबूझकर उसको लटकाया गया है। नॉर्मली ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, आमतौर पर जैसे ही फैसले आते हैं साथ ही तहरीरी मुसद्दक़ा नकूल जो हैं वो फ्राहम कर दी जाती हैं ताकि जिसने जहाँ अपील दायर करनी है वो कर सके। टाइम थोड़ा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिले किया। लेकिन मेरा अंदाज़ा अपना ये है कि चूँकि संडे का दिन भी था तो इस वजह से भी कुछ जानबूझ के भी डिले किया गया होगा, कुछ वजह ये भी है। तो अब ये कि कल मंडे है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होंगी और मिल जाएंगे फैसले। तो एक तो जी इस सिलसिले में ये है। अफसोस की खबर जो और आई है वो ये कि जनाब लतीफ़ खोसा साहब के जो साहबजादे हैं बैरिस्टर खुर्रम लतीफ़ खोसा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसकी वजह ये है कि कुछ दिन पहले उनकी अहलिया को यानी जो लतीफ़ खोसा साहब की बहू हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वो भी कुछ इसी तरह से कागजात नामजदगी जमा करवाने वगैरह का सिलसिला था, वहीं पर वो मौजूद थी और उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके बाद इस पर हमने देखा कि मुख्तलिफ वीडियोज़ मैंने देखी जिसमें खुर्रम लतीफ़ खोसा पुलिस वालों के साथ खासी तलखी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे थे कि आपने इससे पहले मेरी बीवी को भी गिरफ्तार किया और आप लोगों ने बड़ी बदमाशी कर लिया ये वो। तो वो थ्रू आउट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए। तो अभी कल भी उनकी इसी तरह से वीडियोस मैं देख रही थी तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अगला इनके ऊपर कोई अटैक हो सकता है।
تو کھوسا فیملی جو ہے، لطیف کھوسا صاحب کی جو فیملی ہے وہ کافی انڈر پریشر تو ہے جب سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے پہلے بھی ان کے گھر کے باہر بھی آپ کو یاد ہوگا ایک اٹیک ہوا تھا، فائرنگ کا واقعہ تھا، یا شاید کوئی چھوٹا موٹا دستی بم بھی پھینکا گیا تھا. پھر اس کے بعد ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ ان کو کافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، ان کو تھریٹس بھی مسلسل ملتے رہے ہیں. اور ابھی ان کی بہو گرفتار ہوئی، اب ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو تھرو آؤٹ ان کی فیملی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اس سارے سینیریو میں. لیکن بہرحال جی اب وہ بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس کی ڈیٹیلز مجھے زیادہ نہیں مل سکیں کہ کس کیس میں انہیں ڈالا گیا ہے اس گرفتاری ان کی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ایک بیرسٹر ہیں اور کھوسا صاحب کافی پرانے لائر کمیونٹی میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ ہمارے وکیل بھی کمال کے ہی ہیں. اس دفعہ انہوں نے بھی کوئی کمال کی ہی لسی پی ہوئی ہے کہ انہیں کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو محض اتنا کہ ایک صفحے کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے کہ جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلاح. کوئی اس طرح کی ان کی تحریک نظر نہیں آ رہی، کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی، کوئی ایجیٹیشن نظر نہیں آ رہی، کوئی امن پروٹیسٹ تک نظر نہیں آ رہا اس لیول کا. آپ دیکھ لیں، بھلے شیر افضل مروت گرفتار ہوئے ہوں، فواد چودھری صاحب گرفتار ہوئے ہوں، لطیف کھوسا صاحب گرفتار ہوئے ہوں، یا جس طرح سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو خون و خون کیا گیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے وقت. تو یہ سارے واقعات وکیلوں کے ساتھ بھی ایون ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی حیرت انگیز طور پر وکلا کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن نہیں دیکھنے میں آیا. حالانکہ وکلا غردی موجود ایک لفظ ہوتا تھا پہلے اور بڑا یوز کیا جاتا تھا کہ جی وکلا اپنی کمیونٹی کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لیکن جیسے صحافیوں میں ہم نے ایک تقسیم دیکھی ہے، وہی تقسیم ہمیں وکلا میں بھی نظر آ رہی ہے. اور اب وکلا بھی اس طرح سے یونائٹڈ نہیں ہے، اور اگر ایک دبی دبی سی ہو بھی جاتی ہے مذمت تو بس وہی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، ادروائز اس پہ کوئی خاص احتجاج نہیں دیکھنے کو ملتا. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ زبیر احمد صاحب کی کیا سٹوری ہے. پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر اور بڑے ووکل لیڈر، مریم نواز اور نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جانے والے، ان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں. اور اس کے بعد کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ڈیل بنائی گئی تھی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی باجوہ صاحب کے ساتھ، فیض حمید کے ساتھ، اس میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا. یہ خبر اس وقت بھی آ چکی تھی چینلز کے اوپر کہ ان کے تھرو ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں انہوں نے ان کے لیے ریلیف مانگا ہے اور کوئی سپیس مانگی ہے. لیکن اس وقت تو آئی ایس پی آر کی طرف سے خبر کی تو یہ کہا گیا تھا کہ جی ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جی ہاں ہم نے ان کی مطالبے بھی مان لیے ہیں. بلکہ اس وقت کہا گیا نہیں ہم نے تو کہا جی عدالتوں سے دیکھیں وغیرہ. تو بابر افتخار صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی انفارمیشن کچھ یہاں پہ کریکٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ کم از کم زبیر صاحب کے بیان سے تو کریکٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو آج انٹرویو میں شہزاد اقبال کے یہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے ملاقات کی اس کے نتیجے میں مریم نواز کو اور نواز شریف صاحب کو سپیس ملی. اور پھر انہوں نے اور بھی اپنی قربانیاں گنوائیں کہ جب کوئی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا تھا، کوئی ایجیٹیشن نہیں کر رہا تھا، اس وقت وہ آ کر میڈیا میں ہر جگہ پر ووکل تھے اور کر رہے تھے معاملات. لیکن اب انفارچونیٹلی ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس پہ دل برداشتہ ہیں، تو تھوڑے سے پارٹی سے اب دور دور سے ہیں، ناراض ہیں. اب وہ تو یہ وجہ نہیں بتا رہے کہ کیا وجہ ہے، صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ابھی پارٹی کو میری شاید ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، تو یہ وجہ ہوگی. لیکن نہ وہ پارٹی کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ وہ پارٹی کی کسی فیصلہ سازی میں ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی فوٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں، کسی بھی حوالے سے کسی میٹنگ میں، کسی کور کمیٹی میں، کسی ڈیسیجن میکنگ میں کہیں پر وہ نہیں ہیں. اسد عمر صاحب کے وہ بھائی بھی رہ چکے ہیں، سابق بھائی تو ابھی بھی ہیں، سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں. اور آج جو ان کا انٹرویو اس میں 2-3 اور انہوں نے باتیں کی، پارٹی پالیسی کے حوالے سے بھی تنقید کرتے محسوس ہوئے. جو مہنگائی کا ریشو رہا ہے پی ڈی ایم کے 16 مہینوں میں، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اتنی زیادہ مہنگائی جو انہوں نے پہنچائی، عمران خان 13% پہ چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے 36% کر دی، تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور پھر یہ بھی بات وہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ جی بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن سب کے لیے ہونا چاہیے، ساری پارٹیز کو اس میں موقع ملنا چاہیے. تو یہ بات بھی انہوں نے کی. تو کافی ان کی گفتگو کچھ شاہد خاقان عباسی صاحب کی گفتگو کا ہی ایک عکس نظر آ رہی تھی، اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اب وہ پارٹی میں اتنے ہی ہیں جتنے کہ شاہد خاقان عباسی ہیں یا مفتاح اسماعیل ہیں. تو سیدھی سیدھی دراڑ نظر آ رہی ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی بشیر میمن صاحب کو جو سندھ میں پارٹی نے ذمہ داریاں دی ہیں اس سے وہ خوش نہیں ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کو سندھ میں لیڈ کرنا ان کا حق ہے، تو انہیں پریزیڈنٹ وغیرہ سندھ کا بنایا جانا چاہیے تھا. لیکن اچانک سے بشیر میمن صاحب انٹر ہوئے، پارٹی جوائن کی اور ساتھ ہی ان کو بنا دیا گیا. تو اس کے اوپر محمد زبیر صاحب کے تحفظات بھی تھے. ویسے بشیر میمن صاحب کے انٹرسٹنگلی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں.
PMLN के बड़े कम लोग हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, और बशीर मेमन साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। तो बहरहाल जी ज़ुबैर नियाज़ी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं ये भी क्या छोड़ रहे हैं पार्टी, मेरा नहीं ख्याल है ये पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन ये है कि फ़िलहाल ये एक साइलेंट मोड पे चले गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे अंदाजे के मुताबिक। दो कश्तियों में सवार नहीं आपको रहना चाहिए, आपको अपनी लाइन लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हक सच पे खड़े हैं तो फिर आप एक तरफ हो जाएं, लेकिन ये दोनों तरफ की जो गेम चलाने की कोशिश है इससे कोई ख़ास वैसे फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल जी उनकी अपनी सियासत है। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो पार्टी से उखड़े हैं, लेकिन उनकी बातों से कम ये ज़रूर तस्दीक हो गई है कि बिल्कुल एक वाज़े डील भी हुई है, और ये भी कि जो डील की गई थी वो किस तरह से इमरान खान साहब को धोखे में रखकर की गई थी, और बेसिकली उस वक्त के जो दोनों जर्नैल थे वो किस तरह से साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक पूरी, आप समझ सकते हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर साजिश बना रहे थे। तो अब इन तमाम चीज़ों की ऑलमोस्ट तस्दीक होती हुई नज़र आ रही है। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर कि एतजाज़ एहसन साहब ने क्या मशवरा दिया। एतजाज़ एहसन साहब ने मशवरा दिया कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एक वाज़ेह तौर पर पार्टी बन के काम कर रहा है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को नहीं बल्कि तमाम जमातों को चाहिए कि एक उसूली मौक़िफ़ अपनाते हुए तमाम ही जमातें इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान करें और कहें कि जनाब हमने नहीं इस किस्म के माहौल में इलेक्शन करने। बात तो उनकी 100% दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए बड़े गट्स चाहिए, इसके लिए तो बड़ी अखलाकी जुर्रत, और आप बड़े कोई आला ज़र्फ़ हों तब आप इस तरह के फ़ैसले करते हैं। ये जिस तरह के हमारे सियासतदान हैं, जैसे ये मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगी सख्त तो फिर बहुत अजीब सा भी महसूस होता है, लेकिन जिस तरह की घटिया सियासत ये लोग करते हैं, इनको तो सिर्फ अपना मफाद अजीज़ होता है, इनको तो सिर्फ ये फ़ायदा लग रहा होता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। हमें क्या लगे, चाहे वो उसूल के कुर्बानी दे के हो रहा है, चाहे वो दूसरे की लाश के ऊपर से गुजर के हो रहा है, हमें तो फ़ायदा मिल रहा है, तो हम तो खुश हैं। उससे ज़लालत कितनी मिल रही है उन्हें, इस बात से उन्हें कंसर्न नहीं है। अखलाकी तौर पर कितनी पस्ती में जा रहे हैं ये उनका मसला ही नहीं है। उनको ये कि हमें सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो अखलाकी तौर पर तो एतजाज़ एहसन साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, और अगर मैं होती किसी पार्टी की लीडर तो मैं बिल्कुल इस माहौल में ये कहती कि भाई हमें नहीं लड़ना इस माहौल में इलेक्शन। ऐसे तो हम अगर जीत भी गए तो ऐसे जीत के भी हम बेसिकली हार ही जाएंगे, ऐसे जीत का भी क्या फ़ायदा है। मुकाबला करके जीतें आप तो कोई जीत का स्वाद भी होता है कि हाँ यार आपने कोई जीता है, तो इस तरीके से जीतना तो फिर कोई जीतना नहीं है। लेकिन इतनी शर्म कहाँ है जी हमारी पार्टीज़ को, तो लिहाजा ये तो सिर्फ आम खाएंगे, इन्हें इस बात से परवाह नहीं है कि वो गुठलियाँ क्या थीं और किस तरीके से आम उन तक पहुँचे। तो बहरहाल जी एतजाज़ एहसन साहब का ये मशवरा तो माना नहीं जाएगा, लेकिन अकेले बहरहाल PTI को बाइकआउट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे इमरान खान साहब की जायदादों के हवाले से तफसीली बात करनी थी, तो अब वक्त ज़रा ज़्यादा हो रहा है वीलॉग का, तो यूँ करते हैं कि इसको ज़रा हम अगले वीलॉग पर डाल देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।